हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इनपुट्स टू प्रोड्यूस आउटपुट। यानी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स पर जो भी खर्चे आते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। इनपुट्स फर्दर दो तरीके का हो सकता है। एक होता है फैक्टर इनपुट्स, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आता है, और दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स, फ्यूल वगैरह आते हैं। कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q, यानी कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा। कॉस्ट को हम दो डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। पहला इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है जो भी हम इनपुट्स हायर करते हैं या परचेज करते हैं, उसको जो पेमेंट करते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है कि जो एंटरप्रेन्योर खुद से सप्लाई कर रहा है, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि वो बाहर से हायर्ड सर्विस है। दूसरा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स, नो पेमेंट इज़ मेड। यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, ऑनर के द्वारा सप्लाइड होता है, इसलिए उसके लिए अलग से कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल हो जाएगा जो हम लेबर्स को हायर किया है उसके लिए वेजेस देना, रॉ मटेरियल्स के लिए पेमेंट करना, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट में अगर एंटरप्रेन्योर का खुद का बिल्डिंग है जिस पर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा, या वो खुद का लेबर कर रहा है, वो खुद का काम कर रहा है तो वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। और उसने खुद का पैसा लगाया है अगर बिज़नेस में, बाहर से किसी से लोन नहीं लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट जिसको फॉरगॉन करना पड़ रहा है, जो वो कहीं और लगाता तो उससे इंटरेस्ट मिलता, लेकिन अपने बिज़नेस में लगाने की वजह से उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो भी जो उस अमाउंट है वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। यानी दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही फैक्टर फिक्स वेरिएबल होता है, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। जबकि लॉन्ग रन में सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, सारे कॉस्ट जो है वो वेरिएबल होता है। फिक्स कॉस्ट, जिसको ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, ये फिक्स्ड रहता है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो भी रहे, घटे बढ़े, जीरो प्रोडक्शन भी होने पर फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होता है। जैसे अगर आपने मशीन ख़रीद लिया है, एनुअल रेंट जो आप उस बिल्डिंग का यूज़ करो चाहे ना करो, लेकिन एक साल के लिए जो रेंट है वो आपको देना पड़ेगा। परमानेंट स्टाफ का सैलरी भले प्रोडक्शन हो या ना हो वो देना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, और ये चेंज होता है चेंज इन आउटपुट के साथ। जैसे रॉ मटेरियल्स, ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा रॉ मटेरियल्स लगेगा। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्प्रेरी स्टाफ का वेज, क्योंकि आप उसको वेज तभी दोगे जब प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप उसे काम पे रखोगे नहीं, तो पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। टोटल कॉस्ट को हम टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के कॉस्ट को मिलाकर टोटल कॉस्ट होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट नाम से ही लग रहा है जो फिक्स रहता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी जो वेरी करता है प्रोडक्शन के साथ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी पहला यूनिट प्रोड्यूस किया, अगर कॉस्ट 50 से बढ़ा है तो मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट का 50 हो जाएगा, और अगर सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और कॉस्ट 40 से बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट 40 हो जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हम जब मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलता है। अब टोटल कॉस्ट, अगर टीवीसी को हम इस तरफ ले आएँ तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कि कांस्टेंट रहता है। यानी कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए टीसी और टीवीसी जो है वो पैरेलल कर्व्स होते हैं।
अब इस शेड्यूल से हम देखते हैं पहले यूनिट के आउटपुट के लिए जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 100 है। टोटल फिक्स कॉस्ट 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80 है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल कॉस्ट पे। यानी पहले यूनिट के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले यूनिट के लिए सेम रहता है। अब टीएफसी है 100, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80 और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 180। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 180। सेकेंड यूनिट के लिए देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो शुरुआत में घटता है, इसके रीज़न हम लोग आगे देखेंगे। अब मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया, 80 से 50 हो गया सेकेंड यूनिट के लिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो 2 यूनिट्स के लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, यानी 80 + 50 यानी 130। तो देखिए ये 130 हो गया। टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे जितना भी आप प्रोडक्शन करोगे वो फिक्स ही रहेगा 100। तो 100 + 130 = 230। अब वैसे ही थर्ड यूनिट जब आप आउटपुट का प्रोड्यूस करते हो, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे हो गया है 30। तो अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा थर्ड यूनिट का, तो पहला मार्जिनल कॉस्ट, दूसरे का मार्जिनल कॉस्ट और तीसरे का मार्जिनल कॉस्ट, तीनों को आप ऐड कर देंगे। तो 2 को ऐड करके 130 था, प्लस 30 ऐड करने पे 160 हो गया। तो 100 + 160 = 260। ऐसे ही आप इसको आगे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डायग्राम पर। यहाँ पर आप आउटपुट या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यूजुअली हम लोग आउटपुट लिखते हैं, यहाँ पर कॉस्ट। अब देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट तो बिल्कुल एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए टी सी = क्या है, टी एफ सी + टी वी सी। टी वी सी को अगर आप इक्वल टू के इधर ले आओ तो हो जाएगा टी सी - टी वी सी, जो कि हो जाएगा टी एफ सी के बराबर। और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, यानी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो टी एफ सी के बराबर रहेगा। ये जो शेप है टी सी और टी वी सी का, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप्ड। एस तो है लेकिन इन्वर्टेड एस शेप है। इतने दूर क्लियर है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखिए ये तो हम जानते हैं टोटल कॉस्ट = TFC + TVC है। अगर हम दोनों साइड्स क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, TC/Q हो गया, यानी टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी = टोटल फिक्स कॉस्ट बाई क्वांटिटी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, या आउटपुट। तो देखिए TC/Q हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। TFC बाई आउटपुट को डिवाइड किया तो AFC हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट, और TVC बाई आउटपुट जो हो गया वो क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी जो हमने शुरुआत किया TC = TFC + TVC से, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, एवरेज टोटल कॉस्ट = एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है वो यू शेप्ड होता है। यहाँ AFC गलती से है, यहाँ ATC होगा। तो ABC या ATC जो होता है ना वो यू शेप्ड होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट कर रहा होता है। यानी ABC और ATC का शेप यू की तरह होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट कर रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, वो बताता है कि जब शुरुआत में आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो घटने लगता है सेकेंड स्टेज में और ज़ीरो हो जाता है, और थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो जाता है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कॉस्ट है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है। ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
और बिल्कुल ऐसा ही शेप होता है एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का भी, यू शेप्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड होता है, तो उसका रीज़न होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपको याद रखना है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट पे आते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो हमने देखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट बाय आउटपुट होता है, और टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है। जबकि क्यू जो है जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट जो क्वांटिटी है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करता जाएगा। इसलिए एएफसी जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। और जो एएफसी का शेप होता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्यों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जब आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो होता है उसका भी जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, देखिए ये जो है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है। इसके हर एक पॉइंट पर अगर आप रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे तो ये मान लीजिए लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एएफसी है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी आउटपुट है। तो एएफसी इंटू क्वांटिटी क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि किसी कर्व के हर एक पॉइंट पर जब आप रेक्टेंगल फॉर्म करते हो और वो कांस्टेंट आता है, ठीक है, अब आप दूसरे पॉइंट पर भी अगर रेक्टेंगल फॉर्म करोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, तो इसका भी जो ये क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट और ये क्या है क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टीएफसी, जो कि कांस्टेंट है। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हर एक पॉइंट पर जब आप रेक्टेंगल फॉर्म करोगे तो उसका जो एरिया है यानी लेंथ इनटू ब्रेथ वो हमेशा कांस्टेंट आता है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, इसलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब हम लोग देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल कॉस्ट जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, ये होता क्या है, चेंज इन टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसका रीज़न क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू, यानी आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। या हम लिख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट nth यूनिट का जो होगा वो होगा टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट। देखिए यहाँ हम टोटल कॉस्ट की जगह टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे टोटल कॉस्ट हो चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों में चेंज जो है ना वो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से आता है। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो बस और बस टोटल फिक्स कॉस्ट जो कि कांस्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो यू शेप्ड होता है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की ही तरह। अब हम लोग एटीसी और मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। जब एवरेज टोटल कॉस्ट घटता है तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से कम रहता है। इसको हम बेहतर तरीके से डायग्राम से देखते हैं। देखिए ये है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व और ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो एवरेज टोटल कॉस्ट के एकदम मिनिमम पॉइंट पे काटता है। जहाँ पर मार्जिनल एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसको वहीं पे काटता है। तो जो पहला रिलेशनशिप है वो क्या है कि जब एटीसी गिरता है, फॉल कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एवरेज टोटल कॉस्ट घट रहा है, तब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे रहता है या कम रहता है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट से कम। जैसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होता है, देखिए इस पॉइंट पे देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है तो एवरेज टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर है। ठीक है, यानी मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट भी कह सकते हैं। और तीसरा जो रिलेशनशिप है कि जब एटीसी बढ़ता है, आप देखिए इस एरिया में एटीसी बढ़ रहा है, तब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। देखिए इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज टोटल कॉस्ट को एक्सीड कर दिया और जैसे ही वो एक्सीड करता है वैसे ही पुल करता है एवरेज टोटल कॉस्ट को ऊपर की तरफ। ठीक है, ये तीन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट। अब हमने जितने भी डायग्राम को सेपरेटली पढ़ा है, अब हम सबको एक साथ प्लॉट करेंगे। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा बनते हुए, और अगर डाउट हो तो दोबारा आप उसको बैक करके देख लीजिएगा। देखिए, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट का, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कम होता हुआ दिख रहा है, और चूंकि एवरेज टोटल कॉस्ट बड़ा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी शामिल होता है, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो पहले आता है, और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आता है। अब देखिए, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो आप देख रहे हैं घटता जा रहा है। इसका कारण क्या है? हमने पहले भी देखा कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। और हमने ये भी देखा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार घट रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका शेप, वो लगातार घट रहा है। यानी ATC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC है, और AFC लगातार घट रहा है, तो ATC और AVC का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो रहा हो, क्योंकि ATC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC है। AVC को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा? ATC माइनस AVC इज इक्वल टू AFC, और AFC लगातार कम होते जा रहा है। इसी वजह से ATC और AVC के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होता जा रहा है। अब देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये, और ये दोनों के मिनिमम पॉइंट से गुजरता है, चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे एवरेज टोटल कॉस्ट हो। चूँकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से कम होता है तो उसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो खुद भी यू शेप्ड होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पहले क्रॉस करता है, उसके बाद फिर एवरेज टोटल कॉस्ट को काटता है, दोनों के मिनिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। ये है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो इंडिपेंडेंट है इन तीनों से, ये लगातार कम होते जाता है, इसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।